डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। ये मैराथन क्लास आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम खंड क के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम देखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके 50 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में 50 नंबर के टॉपिक को टच किया जाएगा, 50 नंबर के टॉपिक को बताया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच पाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में यानी कि खंड क में 7 टॉपिक को लिया गया है, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हिंदी के 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो 15 बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहाँ पे आपके 10 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका गद्यांश। तो इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे और गद्यांश को कैसे आपको सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे लिखेंगे वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगला टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पद्यांश भी पूछता है और ये भी 10 नंबर का पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश को देखेंगे और कैसे पद्यांश को सॉल्व करना है वो भी जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगला टॉपिक क्या है, लेखक का जीवन परिचय। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, उनकी कृतियों को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कवि का जीवन परिचय। तो इस वीडियो में हम कवि के यानी कि जो महत्वपूर्ण कवि है उनका जीवन परिचय देखेंगे और कैसे लिखना है ये भी हम जानेंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे, ये दोनों आपके 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कवि का जो जीवन परिचय है वो भी आपके 5 नंबर का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कहानी। कहानी यानी कि जो पंचलाइट कहानी का सारांश है। ठीक है, बहादुर कहानी का सारांश है। तो ये सब कहानियां हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कहानी भी पूछा जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका खंड काव्य। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 नंबर हो गया और ये 10 नंबर और ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और ये गद्यांश भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है और बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 नंबर को बिल्कुल पक्के करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का जो आता है हिंदी का पेपर, तो आप हिंदी में 100 में 95% ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये सभी के सभी टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 99% नहीं 100% पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हिंदी का खंड ख भी लेकर के आए, यानी कि हिंदी के खंड ख के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर भी वीडियो बनाया जाए, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक करना है। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं तो बहुत ही जल्द आपके हिंदी के खंड ख को भी लेकर के आया जाएगा। ठीक है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी को बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय हम सभी क्वेश्चन को समझते हैं।
सबसे पहला टॉपिक है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। ये 10 नंबर का आपका पूछा जाता है, तो इसमें हम सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ से आप समझते हुए चलिए, एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए और आपको इन्हें तैयार करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि देख करके छोड़ दिए, आपको इन्हें लिखना है और इन्हें तैयार करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी हिंदी में 99% आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 16 फरवरी को पेपर देने जाते हैं तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन जो है हिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप सभी क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को तैयार करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना होगा, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है आपके 10 आएंगे और वो 10 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख है मैथिली शरण गुप्त, ग है राम नरेश त्रिपाठी, घ है शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो ऐसे ही हम सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है आदिकाल, ख है भक्ति काल, ग है रीतिकाल, घ है आधुनिक काल। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीतिकाल, ठीक है। तो ये घ नंबर जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है। तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो कामायनी किस युग की रचना है। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है द्विवेदी युग, ख है छायावादोत्तर काल, ग है छायावादी युग, घ है भारतेंदु युग। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका छायावादी युग, ठीक है। तो कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क है सबरपा, ख है सरहपा, ग है लुईपा, घ है कंडहपा। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सरहपा। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सरहपा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चलिए, ठीक है। बार बार आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि आप वीडियो को स्किप ना कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है 1943 में, ख है 1951 ईस्वी में, ग है 1959 ईस्वी में, घ है 1976 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि 1951 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा की रचना विधा है, यानी कि आवारा मसीहा ये जो रचना है इसकी विधा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है उपन्यास, ख है जीवनी, घ है नाटक, घ है निबंध। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं। तो युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका धर्मवीर भारती, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कामायनी में सर्गों की संख्या है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार आया है, ठीक है। 3 से 4 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। तो विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा की कृति है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ब्रज भाषा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही हल्के में ले लें, नहीं, आपको ध्यान से पूरा डेडिकेशन से थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना है पढ़ने का, ठीक है। और ध्यान से समझते हुए चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला प्रश्न है आपका साकेत की नायिका। तो साकेत की नायिका कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बता चुका है, ठीक है। पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उर्मिला, ठीक है। तो साकेत की नायिका कौन है, साकेत की नायिका उर्मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं समाजवाद के लेखक हैं। तो समाजवाद के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मोहन राकेश, ठीक है। तो समाजवाद के लेखक हैं मोहन राकेश, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हरिशंकर परसाई की कृति है, यानी कि हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि तट की खोज। तो हरिशंकर परसाई की जो रचना है वो है तट की खोज, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी 4 विकल्प हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रेमचंद्र, ठीक है। तो ये है 14 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्या कहा जा रहा है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको बहुविकल्पी के 15 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 15 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा और भी बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्नों को सिर्फ उसमें रखा गया है, ठीक है। तो उसको आपको जाकर के देखना है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये है आपके महत्वपूर्ण गद्यांश। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश देखने को मिलेंगे जिसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका हम आंसर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गद्यांश को देखते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका गद्यांश है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, ठीक है। आगे देखिए, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वार्थकर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है, जिसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसकी पाठ का और इसके लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रेखा खींची गई है इन लाइनों का आपको व्याख्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है किन रूपों में राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अभी इन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, अथवा करके दिए रहेंगे। ठीक है, दोनों गद्यांश के नीचे 5-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो दोनों में से आपको किसी एक को ही करना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जिस भी गद्यांश को सॉल्व करना है उसका आपको जो सबसे पहली लाइन होगी, ठीक है, उसमें से आपको 2-3 शब्द उठाने हैं और जो सबसे लास्ट वाली लाइन होगी उसमें से 1-2 शब्द उठाने हैं। ठीक है, अब कैसे लिखना है चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो सबसे फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ से हम उठाएंगे साहित्य कला। ठीक है, और यहाँ से उठाएंगे स्वास्थ्य कर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे साहित्य कला। ठीक है, उसके बाद ऐसे डैश डैश करके एकदम सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है स्वास्थ्य कर है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या डालना है। उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डालना है संदर्भ। ठीक है, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो संदर्भ आपको लिखना है। इसी में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका पाठ और लेखक का नाम ही पूछा जा रहा है। तो संदर्भ लिख करके हम पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। आप चाहें तो सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम भी वैसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम संदर्भ में लिखेंगे। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसको हम संदर्भ में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे। और कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आप राष्ट्र से समझ सकते हैं कि ये किस पाठ से लिया गया है, यानी कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, ये किस चैप्टर का है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ठीक है, क्या लिखेंगे, हिंदी के। उसके बाद आपको चैप्टर का नाम डालना है। ठीक है, वो भी ब्लैक पेन से डालना है। ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा देखने में, तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो आपको ब्लैक पेन से डालना है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो डालेंगे हम राष्ट्र का स्वरूप। ये हो जाएगा आपका राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से डालना है और इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, इसके लेखक। ठीक है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना है और है। ठीक है, इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है एक अच्छी राइटिंग में। आप लोग इससे भी अच्छा लिखने का प्रयास करिएगा। जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो राइटिंग पर नंबर नहीं कटने चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका पहला क्वेश्चन था इसके 2 नंबर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची गई है इसका आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे इसका व्याख्या हम लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से ही, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या व्याख्या है। लेखक कहते हैं कि
एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फूलती फलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृत के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। ठीक है, तो ये था आपका व्याख्या। ऐसे ही आपको लिखना है, आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद आपको व्याख्या लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे ये 2 नंबर भी आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो किन रूपों में करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ के बताया। यहाँ पे देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यही आपको उठा करके उसमें लिखना है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसी गद्यांश में से आपको ढूंढ करके लिखना है। तो ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, साहित्य से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन जो था ये भी समाप्त होता है। यहाँ पे इसके 2 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? जैसा कि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया है, तो इसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सहृदय। थोड़ा सा अपने तरीके से, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्तियां हैं, जो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृत वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो ये आपका 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको गद्यांश को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपके 10 नंबर जो है आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये था आपका महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पद्यांश। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश भी पूछे जाते हैं, तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो ये है आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है स्टूडेंट्स, तो इसे आपको जरूर तैयार करने हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, एकदम ध्यान से समझते हुए चलना है। तो देखिए, ये है आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश भी पूछे जाएंगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछे जाते हैं, वैसे ही पद्यांश भी पूछे जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पद्यांश दिए रहेंगे, दोनों पद्यांश के नीचे 5-5 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, दोनों प्रश्न जो है आपको नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को ही करना है, आपको अथवा करके दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश देखने को मिलेंगे, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, तो कैसे करना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पद्यांश क्या है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, मलानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला
छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पंक्तियां दी रहेंगी आपके बोर्ड एग्जाम में, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सेम वैसे ही आपको दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबको अभी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे ये जो पद्यांश दिया गया है उसमें से जो पहली पंक्ति है उसमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं और यहाँ पे लास्ट वाली पंक्ति में से आपको 2 शब्द उठाने हैं। ठीक है, और वैसे ही लिखना है जैसे अभी हमने लिखा है गद्यांश में। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लज्जाशीला पथिक, लज्जाशीला पथिक। ठीक है, फिर आपको ऐसे से डैश करना है, एकदम सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है भूतांगना को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या डालना है, उसके बाद आपको उत्तर डालना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये जो पद्यांश दिया गया है इसकी आपके शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, यानी कि आपको इसके पाठ का और इसके कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, तो ये पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। ठीक है, अगर आप पढ़े रहेंगे चैप्टर्स को तभी जान पाएंगे। ठीक है, तो ये पवन दूतिका पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो चलिए अब इसके पहले क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे शीर्षक दिया है, यानी कि पाठ का नाम आपको लिखना है और कवि का नाम लिखना है। आप चाहे तो पाठ और कवि का नाम सिर्फ लिख सकते हैं या फिर आप संदर्भ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्यारा सा हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसमें लिखेंगे। ठीक है, आपको स्केल का प्रयोग करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और एक अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरीके से आप लोग लिखिए। ठीक है, ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब यहाँ पे आपको पाठ का नाम डालना है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, अभी हमने आपको बताया ये पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पवन दूतिका। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पवन, ये पवन है आपका, पवन दूतिका। तो इस तरीके से हम चैप्टर का नाम डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि। ठीक है, या फिर इसके रचयिता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इसके कवि, अब आपको इनके कवि का नाम डालना है। ठीक है, तो इनके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल इंटेड कॉमा में लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है कवि का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका संदर्भ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 नंबर आपके हो चुके हैं। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन था इसका ये 2 नंबर हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखाएं खींची गई हैं इसका आपको व्याख्या करना है, यानी कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को जो थोड़ी सी भी श्रमित हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। तो इसका आपको अर्थ लिखना है, यानी कि आपको इसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। समय कम होने की वजह से हमने ऑलरेडी व्याख्या को लिख दिया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद आपको लिख देने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है ये, आपको इसे जरूर तैयार करने हैं स्टूडेंट्स। इसका मैंने हिंदी मीनिंग एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। मैंने इसका ऑलरेडी मीनिंग सहित बता दिया है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। तो अगर आप इसका पूरा एक एक वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है, हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। हे पवन, यदि तुम्हें लजाने वाली महिला अगर कहीं रास्ते में दिखाई दे तो तेज चलकर तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को हटा मत देना। अगर थोड़ी सी भी वह दुखी दिखे तो गोद लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की झुर्रियों को मिटा देना और मुरझाए हुए मुख को प्रफुल्लित कर देना। तो ये राधा कह रही हैं पवन दूतिका से, ठीक है। पवन से कह रही हैं राधा। तो इस तरीके से आपको व्याख्या लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा क्वेश्चन था इसका भी हो चुका है, यानी कि 2 नंबर आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्याख्या करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है इसका आंसर आपको इसी पद्यांश में से, यानी कि इसी पंक्ति में से मिल जाएगी। देखिए, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा जो है वो पवन दूतिका से पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। कैसा करने के लिए कहती हैं? परोपकार का व्यवहार करने के लिए कहती हैं, ठीक है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है तीसरे क्वेश्चन का आंसर, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे आपके 2 नंबर क्लियर हो चुके हैं, यानी कि ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका भी 2 नंबर हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। तो राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर बादल के द्वारा छाया करने को कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है। तो देखिए, राधा पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर बादल द्वारा छाया करने को कहती हैं। तो इस तरीके से आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसका भी 2 नंबर हो चुका है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे हमने जाना महत्वपूर्ण पद्यांश और इसको कैसे लिखना है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेखक का जीवन परिचय है। तो लेखक का जीवन परिचय इसमें देखेंगे। लेखक का जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, ठीक है। तो कैसे इसको लिखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय, उसके बाद आपको इनकी कृतियों का उल्लेख करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि साहित्यिक परिचय लिखें कि जीवन परिचय, लेकिन सबसे पहले आपको जीवन परिचय डालना है। उसमें उनके जन्म को डाल दीजिए, उनके मृत्यु को डाल दीजिए, उनके माता पिता का नाम डाल दीजिए, ठीक है। इतना लिखिए। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय में उनके साहित्यिक योगदान को लिखना होता है। तो उस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है ये। तो देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, और जीवन परिचय में क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम
में हुआ था। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने एमए किया, उसके बाद पीएचडी किया, फिर उसके बाद इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब देखिए, हिंदी के इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। इसमें आपको उनके साहित्यिक उपलब्धियों को लिखना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। उसमें आपको क्या लिखना है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो आपको ऐसे ही लिख करके आना है। ठीक है, हिंदी में आपको 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लोग बताए गए सभी क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या लिखना है साहित्यिक परिचय में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित और अन्वेषक थे। ठीक है, आगे देखिए, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। ठीक है, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया है। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। इसी तरीके से आपको साहित्यिक परिचय को लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साहित्यिक परिचय को भी देख लिया। अब आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अब उनकी कृतियों को भी देख लेते हैं, यानी कि उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। कृतियां और रचनाएं एक ही होती हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए। अब देखिए, आपको हेडिंग डालना है रचनाएं, या फिर कृतियां भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको डालना है। और आपको सबसे फर्स्ट हेडिंग डालना है निबंध संग्रह। ठीक है, इसमें आपको लिखना है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता। तो ये आपको निबंध संग्रह में डाल देना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको हेडिंग डालना है शोध। ठीक है, इसमें आपको लिखना है पाणिनिकालीन भारत वर्ष, ये आपको लिख देना है। और उसके बाद आपको हेडिंग डालना है आलोचना ग्रंथ। इसमें आपको लिखना है पद्मावत की संजीवनी तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो इतना आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय में। ठीक है, इतना आप लिखिए, आपके 5 नंबर जो हैं बिल्कुल पक्के हैं। एक सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने लेखक का जीवन परिचय देखा, कैसे आपको लिखना है सब कुछ हमने जाना। अब हम देखते हैं कवि का जीवन परिचय। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था, कवि का जीवन परिचय। तो कवि का जीवन परिचय यानी कि महत्वपूर्ण कवि को देखेंगे, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है, इसमें भी आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय डालना है, उसके बाद उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। उसमें देखिए क्या लिखना है, इसमें भी इनका जन्म कब हुआ था वो लिख दीजिए, इनका मृत्यु कब हुआ था और इनके माता पिता का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो जीवन परिचय में इतना ही लिखना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय और उसमें लिखना है श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और एक अच्छी राइटिंग में। आगे देखिए, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। तो इनके जो पिता थे वो कॉलेज के प्रधानाचार्य थे और माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, सन 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा का देहांत हो गया। तो महादेवी वर्मा का देहांत कब हुआ था, 1983 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका जीवन परिचय जो है समाप्त होता है। अब आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है,
तो साहित्यिक परिचय में आपको उनकी उपलब्धियों को लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको कैसे लिखना है। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य में क्या है? वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, यानी कि इनके पद में ही नहीं इनके गद्य में भी रचनाएं हैं। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे देखिए, चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। ठीक है, इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया है। तो महादेवी वर्मा जी ने नारी स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? सदैव संघर्ष किया है। ठीक है, तो ये था उनका साहित्यिक परिचय। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी का भी आप जीवन परिचय पढ़ रहे हो, कवि का या फिर लेखक का, आप उनकी रचनाओं पर बहुत ही फोकस किया करिए, क्योंकि रचनाएं जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं वहां से। ठीक है, तो आपको रचनाओं को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको हेडिंग डालना है रचनाएं, और इसमें लिखना है महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। और इसमें आपको लिखना है, ये देखिए, निहार, रश्मि, यमा, ये सब क्या है? महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए, निहार आपको हेडिंग डालना है, और ये क्या है? यहाँ पे देखिए, यह इनका प्रथम प्रकाशिक काव्य संग्रह है। तो निहार जो है यह इनका प्रथम जो है, यानी कि पहला प्रकाशिक काव्य संग्रह है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए सेकंड क्या है? रश्मि। ये क्या चीज है? इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत हैं। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? यमा। इसमें आपको क्या लिखना है? यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है, यानी कि यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का क्या है? संग्रह है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जाना महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि आपको कैसे जीवन परिचय को लिखना है। तो यहाँ पे आपके 5 नंबर क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कहानी। ठीक है, तो कहानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो भी चलिए जान लेते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कहानी। कहानी में आपको कौन कौन सी कहानी को पढ़ना है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है बहादुर कहानी। ठीक है, और पंचलाइट कहानी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार करके जाइए। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है। ठीक है, और बहादुर कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है, बहादुर कहानी का सारांश पूछा जाता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कैसे आपको लिखना है? कहानी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही पूछा जाता है, 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत ही आसान है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अनेक जन आंदोलन से वे बहुत करीब से जुड़े रहे। ठीक है, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, बल्कि वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? उन्होंने अपने पात्रों की जो कल्पना है वो किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं किया है, बल्कि वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, बिहार के अंचलों के सजीव चित्र में इनकी कथाओं के अलंकार हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। तो पंचलाइट जो है ये बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ठीक है, आगे देखिए, शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक जो है वो कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। तो क्या कहा जा रहा है? इस कहानी के द्वारा ही रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। तो ये था आपके पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक पूछे जाते
जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जैसे बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश, तो उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर के सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 6 टॉपिक बता दिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बता दिया 10 नंबर का। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश बताया कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश को हमने बताया आपको, ये भी आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण पद्यांश को बताया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय, तो यहाँ पे मैंने आपको महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय बताया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कवि का जीवन परिचय, तो हमने इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण कवि के जीवन परिचय को जाना। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका कहानी, तो कहानी में भी हमने सबसे महत्वपूर्ण कहानी के उद्देश्य को देखा। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक आपका बचा खंड काव्य, तो खंड काव्य को इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाता है। जो स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट से होते हैं उनको उसी डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य लिखना होता है। ठीक है, यानी कि ये जनपद के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो आपको इसे अपने अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। ठीक है, यह स्वपठित खंड काव्य होता है, तो इसे आपको अपने आप से लिखना होगा। लेकिन फिर भी हमने त्यागपथी पे वीडियो बनाया है। ठीक है, किस पे बनाया है? त्यागपथी पे हमने वीडियो बनाया है, उसके सारांश को बताया है, उसके चरित्र चित्रण को बताया है, और हमने श्रवण कुमार पे बनाया है। ठीक है, श्रवण कुमार पे बनाया है, और हमने बनाया है आलोक वृत्त पे। ठीक है, तो आलोक वृत्त पे हमने बनाया है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी खंड काव्य को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने जनपद के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, क्योंकि ये जनपद के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अपने जनपद के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो श्रवण कुमार पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो जिनका भी श्रवण कुमार है वो श्रवण कुमार को तैयार कर सकते हैं, और जिनका आलोक वृत्त है वो लोग आलोक वृत्त को तैयार कर सकते हैं, और जिनका त्यागपथी है वो त्यागपथी को तैयार कर सकते हैं। इन सभी पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत से खंड काव्य हैं, जैसे सत्य का जीत हो गया। ठीक है, और भी हैं, तो आप लोग अगर वहां से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपने जनपद के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, जनपद के अकॉर्डिंग ही इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने 7 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके 50 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका खंड क। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से खंड ख भी बनाया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको लाइक करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको खंड ख भी दिया जाए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।